स्टार्टिंग में आपको 1 नवंबर तक, इवन जब तक आपके जो बैचेस है वह शुरू नहीं हो जाते, आपको स्ट्रैटेजी वीडियो मिलेंगे। आपको यूपीएससी को कैसे प्लान करना है, अगर आपने शुरू किया है तो आपको अपनी यूपीएससी की जो जर्नी है वह कैसे शुरू करनी है, इन तमाम बातों में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में आते हैं। हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, इसका सिलेबस क्या है, यूपीएससी का पैटर्न क्या है, एनसीईआरटी पढ़नी है नहीं पढ़नी है, बाद में पढ़ना है या फिर पहले ही पढ़ लेना है। सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ ऐसे सवाल है जो आपके मन में आते हैं। अगर हम उनको पहले दूर कर ले देन हम आगे पढ़ना अपना शुरू करेंगे। सो आपकी लाइफ में जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का सोचते हैं, सबसे पहले आप अपने इन बुनियादी जो सवाल है उनको जरूर सॉल्व कर ले। और फिजिक्स वाला यूपीएससी की जो टीम है दोस्तों, ये आप सभी के लिए उसी तरीके से प्रोग्राम्स डिजाइन किए गए हैं ताकि आपको काफी सुविधा हो जाए शुरुआत के वीडियो से। एंड आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे टॉपिक टू बी कवर्ड। सबसे फर्स्ट होगा, कैन बी क्लियर यूपीएससी विदाउट एनसीईआरटी। क्या हम यूपीएससी की जो तैयारी है वह विदाउट एनसीईआरटी कर सकते हैं, और अगर हम कर रहे हैं तो क्या हम क्रैक कर सकते हैं, क्या ये मैंडेटरी है, नहीं है? क्योंकि जब हम शुरू कर रहे होते हैं ना तो सबसे पहले हमें लगता है कि अरे जरूरी होगा तो पढ़ेंगे, इसके बिना काम चल जाएगा तो ठीक है, स्किप कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है, व्हाई एनसीईआरटी बुक्स आर इंपॉर्टेंट, क्या इनका इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी है? थर्ड हम देखेंगे हाउ टू मेक अ नोट्स, क्या केवल बस हम बुक्स पढ़ ले एंड उसको साइड में रख दे, या फिर हम इनसे जो शॉर्ट नोट्स हैं, जो क्रिप्स नोट्स है, हम उसको डेवलप कर ले ताकि वो हमें काफ़ी हेल्प करे हमारे एग्जामिनेशन टाइम पे, ताकि हम रिवीजन बहुत जल्दी करें। सो क्या नोट्स बनाए जाए या केवल रीडिंग करके छोड़ दिया जाए, भूल जाया जाए? नेक्स्ट वन इज हाउ टू रीड एनसीईआरटी, पढ़ना कैसे है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, दो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। नेक्स्ट इज ऑल एनसीईआरटी इंडेक्स, क्या एनसीईआरटी में ऐसा सिलेबस है, कैसे ऐसे टॉपिक्स है जो कि आपके सिलेबस में दिए हुए हैं यूपीएससी के। सो सभी के हम इंडेक्स देखेंगे, किसका कितना वेटेज है, कहाँ से कैसे क्वेश्चंस आए हुए, उन तमाम बातों पर मैं आपसे चर्चा करूंगी। लास्टली पीवाईक्यू, यूपीएससी ने जो अब तक प्रश्न पूछे हैं वो किस टॉपिक से आए हैं, क्या उसकी डेप्थ है, क्या फैक्चुअल है, केवल कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, आगे कैसे आ सकते हैं, उन तमाम बातों पर मैं आपसे डिस्कशन करूंगी एंड टॉपिक एंड बुक भी बताऊंगी। सबसे पहला क्वेश्चन, कैन वी क्लियर यूपीएससी विदाउट एनसीईआरटी, क्या आप एनसीईआरटी इवन ऐसे समय में, देखो आपको जोखिम उठाना, रिस्क लेना वहां अच्छा है जहां आपको कुछ अचीव हो रहा हो, लेकिन जब आपसे अगर बेसिक या आपकी बुनियाद ही छिन जाए तो फिर ऐसे में आपको रिस्क लेना ठीक नहीं। यहां पर आपको क्या करना है, अगर इवन प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं 35 to 40, चलिए 30 to 35 कर लेते हैं ना। 35% के आसपास अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चंस जो है वे डायरेक्टली इनडायरेक्टली आस्क फ्रॉम एनसीईआरटी, सो डेफिनेटली हमें एनसीईआरटी को करना है, बिकॉज ये आपके प्रीलिम्स की चाबी है ना। ये क्या है, ये आपकी एक चाबी है, की है प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के लिए। सो इसलिए हमें एनसीईआरटी को करना है। और अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपके जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सो देन आपको क्या करना है, गो थ्रू विथ योर एनसीईआरटी बुक्स, बिकॉज ऑफ ये आपका बेसिक्स क्लियर करने में हेल्प करती हैं। बेसिक टू एडवांस कैसे जाना है उसमें आपको स्टैंडर्ड बुक्स एंड हम सभी हेल्प करेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको समझने में, इजी लैंग्वेज में समझने में एनसीईआरटी आपको काफी हेल्प करता है। आपको याद रखना है कि चूंकि अगर 30%, 35% यूपीएससी में पूछा जा रहा है तो डेफिनेटली आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। एक प्रश्न का आंसर तो हमें मिल गया। आगे इंपॉर्टेंस क्या है? चूंकि ये काफी इजी लैंग्वेज में है, अगर आपने कभी हिस्ट्री को नहीं पढ़ा, आप 6, 7, 8 की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, आपको समझ आने लगेगा। 9, 10 की पढ़िए, थोड़ा सा और आपका एनलाइटमेंट होगा। एंड जैसे ही आप 11, 12 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, इतिहासकार तो नहीं बनेंगे, लेकिन आप डेफिनेटली यूपीएससी के जो प्रीलिम्स मेंस के क्वेश्चन है वे निकल जाएंगे, ठीक है। इवन रवि सिहाग जो कि आप रैंक 18, हाँ हिंदी मीडियम, आपने सही सुना, हिंदी मीडियम ही मैंने कहा, ठीक है। रैंक 18 जो इस साल आए, तो आप देखेंगे कि उनके द्वारा एंड रिया डाबी एंड मैनी ऑफ ऐसे टॉपर्स हैं जिनके द्वारा एनसीईआरटी को पढ़ने की सलाह दी जाती है, क्योंकि एनसीईआरटी आपका बेस बनाती है, आपका जो फंडामेंटल है वह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है। इसलिए हमें एनसीईआरटी को पढ़ना है, इजी लैंग्वेज में है, तो आपकी जो इंटायर प्रिपरेशन है फ्रेंड्स, उसमें आपका जो बेसिक जो फाउंडेशन है वह बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड हो जाता है और एक स्ट्रॉन्ग आपका जो बेसिक है कवर होता है। देन सेकेंड बात आती है कि
चूंकि ये बेस आंसर राइटिंग अगर आपको शुरुआत से समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है, देन आप एनसीईआरटी में, जैसे मान लीजिए पॉलिटिक में देती हूँ कि आपसे पूछा है कि जो फेडरलिज्म है ये क्या है, इसकी क्या विशेषता है, यहां से लिखना शुरू कीजिए। सो मेंस आंसर राइटिंग इवन वही लैंग्वेज आपको अपने एग्जामिनेशन में यूज करनी है, ठीक है। सो मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी बहुत गुड है, बहुत इनफ है, ठीक है। देन लास्ट देखिए कि अगर आपने एनसीईआरटी का बेसिक नहीं पढ़ा है और डायरेक्ट आप किसी कोचिंग मटेरियल या स्टैंडर्ड बुक्स में चले गए तो आप खो जाएंगे, ठीक है। ये जो ओशियन है ना डेटा का, वो आप खो जाएंगे। तो यहाँ आपको याद रखना है कि कोचिंग मटेरियल के अगर आपको ये ओशियन ऑफ डेटा से बचना है देन आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है, क्योंकि इससे आपको समझ आ जाएगा। एनसीईआरटी बहुत ऑथेंटिक एंड रिलायबल एक सोर्स है कि यूपीएससी कंसिडर करता है यूपीएससी में जो एनसीईआरटी में जो फैक्ट दिए हुए हैं। सो यहाँ पर आपको क्या करना है कि कोचिंग मटेरियल्स एंड बाकी सबसे अगर आपको छुटकारा है, ये सब सारी चीजें चाहिए, देन आपको एनसीईआरटी से अपना बेसिक पढ़ना है। देन उसके बाद आपको अपने आप समझ में आ जाएगा यूपीएससी की डिमांड देखते हुए प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव से कि आपको कौन सी स्टैंडर्ड बुक जो है वह चूज करनी है, ठीक है। सो फर्स्ट आपको ये चर्चा हमारी हुई। देन अब आपको चूंकि पता चल ही गया है कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी आपके फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करने में, आप पढ़ भी लो। और अगर अब पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, हाउ टू रीड। हमें पता है कि भाई हमें पढ़ना है, ये जो 25-30 हमारे एनसीईआरटी हमें कवर करना है, बट कैसे कवर करें, अगली परेशानी उसको हम दूर करते हैं। सो सबसे फर्स्ट आपको कुछ नहीं करें, गो थ्रू रीडिंग करनी है। फर्स्ट रीडिंग जैसे आपने पढ़ लिया कि ठीक है ये मुगल पीरियड हो गया, पोस्ट हो गया, गुप्ता हो गया, आपका पोस्ट गुप्ता पीरियड हो गया, आपने पढ़ लिया। पॉलिटी में आपने पढ़ लिया कि क्या डेमोक्रेसी है, क्या फेडरलिज्म है, क्या फंडामेंटल राइट्स, आपने सब पढ़ लिया। फर्स्ट रीडिंग में अगर आपको समझ में नहीं आया कि आपको इससे नोट्स कैसे बनाने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है जो कि आपको क्रक्स के रूप में अपने नोटबुक में नोट करने हैं, सो फर्स्ट रीडिंग में कभी भी आप नोट्स मत बनाइए। सेकंड रीडिंग कीजिए। सेकंड रीडिंग में आप चाहे आप चीजों को अंडरलाइन कीजिए, बिकॉज आप फर्स्ट रीडिंग में अंडरलाइन कर दोगे पूरी किताब को आप अपना लाल पीला बना लोगे, ठीक है। सो आप चाहे तो मार्कर का यूज, चाहे नहीं करना भी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा इसका साइंटिफिक एक पॉइंट भी है कि जब आपको दिखता है कि भाई आपने येलो कलर में फेडरलिज्म की डेफिनेशन एंड पिंक कलर से उसके स्ट्रक्चर को, उसके फीचर्स को आपने हाईलाइट किया है, देन आपको चीजें ईजी याद रखने में आसानी हो जाती है, तो आपको यूज करने चाहिए, ठीक है। ये कुछ ऐसी बेसिक मेथड्स होती हैं जो हर एक स्टूडेंट को करना चाहिए। सो इंटरेस्टिंग बनाओ अपनी स्टडी को। यहां पर देखो, सो अंडरलाइन करना है, नोट्स मेकिंग का काम आपको सेकंड या थर्ड। देखो हर एक स्टूडेंट की चूंकि अपनी स्ट्रेंथ होती है, हो सकता है किसी को 1-2 बार में आ गया, हो सकता है किसी का बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज का ना रहा हो, उसको समझ में नहीं आया, ठीक है। आप कोई बात नहीं, आप तीसरी बार 3 बार रीडिंग कीजिए, 4th टाइम में नोट्स बनाइए। सो बेसिकली एवरीवन जो एवरी स्टूडेंट हैज ओन स्ट्रेटेजी। तो कभी भी किसी टॉपर को सुनकर कि मैं 18 घंटे पढ़ती थी, एक ही बार में सारे नोट्स बना लिए, आप मत बनाइए। आपकी अपनी स्ट्रेंथ है, आपकी अपनी वीकनेस है, उनको पहचानिए। आपको पता है कि आपको एनसीईआरटी से बेसिक कवर करना है, देन अपनी स्ट्रैटेजी बना लो कि मुझे 2-2 सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं, उसी अकॉर्डिंगली मुझे एनसीईआरटी को कवर करना है, ठीक है, फाइन। अब आगे देखो कि आपने नोट्स बनाने हैं तो रिराइट नहीं करना है। रिराइट कर लोगे अगर फर्स्ट रीडिंग में ही बिना पहचाने कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो प्रीलिम्स एंड मेंस के अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट है, देन आपको रिराइट कर लेना है। सो रिराइट करने से बचने के लिए सेकंड थर्ड देखो, सेकंड थर्ड रीडिंग लो, यूपीएससी के पीवाईक्यू देखो, थोड़ी सी यूपीएससी की डिमांड को समझो, देन अपने आप आपके जो नोट्स है वह ठीक ठाक बन जाएंगे। एंड लास्ट, इसके बिना सब कुछ व्यर्थ है, आगे पाठ पीछे सपाट, ये कंडीशन नहीं रखनी है। सो देखो हमारे दिमाग की, माइंड की अपनी सीमाएं होती हैं, ठीक है। आप एक समय के बाद चीजों को जब भूलने लगते हैं तब आपको रिवीजन की जरूरत होती है। तो अगर आप मैं आपको साइंटिफिक थोड़ा सा टेम्परामेंट बता दूं कि आज आपने डे फर्स्ट जो याद किया है जो टॉपिक, वो आपको ज़रूरत होती है कि आप सेकंड डे भी उसको रिवाइज करें। देन फिर आपको ज़रूरत होती है कि आप वीक डे उसको रिवाइज करें, सैटरडे संडे अपना रिवीजन डे रखें, एंड उसके बाद आप मंथली उसको रिवाइज करें। या जब भी आपको वो टॉपिक याद आया और आपको लेकिन उसमें क्या लिखा था ये याद नहीं आया, देन तुरंत रिवाइज करो। सो रिविजन आपको याद रखना है, विदाउट रिविजन तो आपको चीज़ें सारी भूल जाना है। जितनी बार दोहराओ, जैसे आप बहुत सारे टॉपर से आपने एक ही बात सुनी होगी कि आपको 10 किताबों को एक बार नहीं पढ़ना है, एक ही किताब को बार बार पढ़ना है। एनसीईआरटी आपको ऐसा एक बेसिक, एक ऐसी आपकी मजबूत जो तैयारी है शुरुआती वह करवा देंगी। सो आपको सारी जो आप कौन कौन सी पढ़नी है उस पर भी मैं आऊंगी, ठीक है। सो यहाँ पर आपको याद रखना है कि एनसीईआरटी को आपको पढ़ना है, ठीक है। अब आगे देखो,
नेक्स्ट है कि इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है बिकॉज ऑफ जो एनसीईआरटी है फ्रेंड्स, ये रिलायबल है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि रदर देन आप कोचिंग का मटेरियल देखें या फिर कहीं और इन्फॉर्मेशन देखें, आप ट्रस्ट कर सकते हैं एनसीईआरटी के जो भी आपके इसमें लिखा हुआ है, जो टॉपिक्स की डेफिनेशंस हैं, जो सारी चीज़ें हैं। सो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन यूपीएससी इसको कंसीडर करती है फैक्ट एंड डेटा को। तो देखिए सिंपल लैंग्वेज में चूंकि लिखी हुई होती है, तो अगर आपने शुरुआत किया है कोई भी सब्जेक्ट, आप शुरू कीजिए जिस पॉलिटी के 6th क्लास के एनसीईआरटी से, आपको समझ आएगा डाइवर्सिटी क्या है, आपको समझ में आएगा कि डाइवर्सिटी के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो क्या है, ठीक है। कंसेप्ट्स इन अ क्रिस्प एंड पॉइंट वाइज मैनर, इतने बढ़िया तरीके से चीज़ों को डिज़ाइन किया गया है, टॉपिक्स को डिज़ाइन किया गया है, सब्जेक्ट को बताया गया है कि आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से पॉइंट वाइज मैनर में चीज़ें जो है वह आराम से क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। एंड लास्टली हम देखेंगे कि जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी अपना पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले गो थ्रू कीजिए 6 to 12 एनसीईआरटी, देन उसके बाद अपनी जो तैयारी है फिर आप स्टैंडर्ड की कीजिए। सो एटलीस्ट मुझे लगता है फ्रेंड्स कि आप सभी को अपने 3 to 4 मंथ्स, अगर आपने तैयारी शुरू की है आप स्टार्ट लो, लेकिन 3-4 मंथ्स जो है एनसीईआरटी पढ़ो, उसके बाद फिर आप आगे करो, ठीक है। अब देखो जिन बच्चों को नहीं पढ़ना है या फिर आपको लगता है कि बिना इसके भी काम हो जाएगा, तो एक बार आप डायरेक्ट जो है वह स्टैंडर्ड बुक पढ़ के देख लेना, और स्टैंडर्ड बुक पढ़ने के बाद फिर ये समझना कि एक वो बच्चा जिसने कि बेसिक पढ़ा हुआ था फिर स्टैंडर्ड पाया, आपसे कई गुना तेजी से वह स्टैंडर्ड को समझ सकता है और आपसे बेहतर तरीके से समझ सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर जब आपने मान लीजिए पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पढ़ी, या फिर डायरेक्ट वो स्टूडेंट जिसने सीधा डीडी बसु या सुभाष कश्यप जैसी किताबों को उठाया है, और एक वो बच्चा जिसने बेसिक को पढ़ा है, सो डेफिनेटली जिसने बेसिक को पढ़ा है वो आपसे बेहतर समझ रहा है, वजह इसके कि उसने स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा। तो केवल एनसीईआरटी से आपका आईएएस नहीं हो सकता, लेकिन विदाउट एनसीईआरटी थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको याद रखना है कि आपको बेसिक करना है, फिर उसको स्टैंडर्ड के साथ अपना जोड़ना है, करंट अफेयर के साथ जोड़ना है। अब देखो आगे जब आपको एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस पता चल गया, तो अब आप सभी को लगेगा कि मैम मिलेंगी कहाँ से पढ़ लें। सो कुछ नहीं करना है आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप ऑनलाइन पढ़ने में आप ठीक है, आपको लगता है कि ऑनलाइन पढ़ी जा सकती है, वैसे मेरी यही सलाह होगी कि हार्ड कॉपी जो है ऑनलाइन काफ़ी अवेलेबल है, तो वहाँ से ले लो, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए आप जस्ट गूगल पे सर्च करेंगे, ये जस्ट मैंने वही पेज खोला हुआ है, तो उस पर एनसीईआरटी जो है इसकी साइट खुल जाएगी, देन सारी जो आपके पब्लिकेशंस जो भी बुक है वह सारी यहाँ पर अवेलेबल है। तो जस्ट आपको यहाँ पर अपने जो लैंग्वेज है हिंदी, इंग्लिश, जिसमें आप कंफर्ट है उसको डाउनलोड कीजिए, अदरवाइज आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। तो ये तो हुआ आपने जस्ट गूगल पर पढ़ लिया। अगर आपको मोबाइल पर पढ़ना है तो इसके लिए ई पाठशाला ऐप है, ठीक है। इसके लिए आपको याद रखना है कि ई पाठशाला ऐप है, तो वहां से आप इसको ई पाठशाला ऐप को लर्निंग ऐप है, इसको आप डाउनलोड कीजिए, सारे एनसीईआरटीज को आप यहाँ पर फोन में पढ़ सकते हैं, इसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सो आपको मिल गया कि ऑनलाइन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, पढ़ लो, शॉर्ट नोट्स बना लो, अदरवाइज हार्ड कॉपी ले लो। सो ये बेस्ट ऑप्शन है। अब आगे चलते हैं, और यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि हमारे जो मेन सब्जेक्ट है कौन कौन सी एनसीईआरटी है, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और कैसे आपको वो चीज़ें कवर करना है। सबसे फर्स्ट चलते हैं चलो पॉलिटी, क्योंकि शायद पॉलिटी आप सभी को काफ़ी अच्छा लगता है, एज ए स्टूडेंट मुझे भी पॉलिटी बहुत अच्छा लगता है। सो यहाँ पर देखो पॉलिटी के एनसीईआरटी के इंडेक्स अगर आप 6 to 12 देखें, सो आपके 6, 7, 8 में आपको बेसिक चीज़ें समझाई गई हैं, लाइक डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, डेमोक्रेसी क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के की एलिमेंट्स क्या है, चुनाव का मतलब क्या है, ठीक है, गॉट इट। तो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पर सोशल एंड पॉलिटिकल पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 6, 7, 8 की आपकी क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी हो गई। अब 9, 10 में थोड़ा सा आपका जो लेवल है वह इंक्रीज हो जाता है, आपकी डिटेल्स बढ़ जाती है, ठीक है। लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 1, पार्ट 2 आपका, ठीक है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1, पार्ट 2, इसमें आपकी थोड़ी सी डिटेल्स बढ़ जाएगी। 11, 12 के लिए आपको ज़्यादा डेडिकेटेड होना पड़ता है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल्स होती है, आपको जो टाइम है वह ज़्यादा देना होता है। तो इवन 6, 7, 8 की एनसीईआरटी आप एक दिन में कर सकते हैं, लेकिन क्लास 11 में केवल अगर आपको पॉलिटिकल थ्योरीज पढ़नी है, राजनीतिक सिद्धांत पढ़ने, तो शायद आपको एक दिन चाहिए, या फिर इसी के लिए आपको डेडिकेटेड होकर 6-7 घंटे जो है वह देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो डिटेल्स है वह बढ़ जाती है, यहाँ से आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखो क्लास 11 का है आपका पॉलिटिकल थ्योरी, क्लास 11 के भारत का संविधान जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर मैं आपको ये बताऊं कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है,
ठीक है। और कुछ ऐसे होशियार बच्चे जिन्हें लगता है मैम को केवल कोई शॉर्टकट या कोई एक बुक बता दो जिससे पढ़ के हो जाए, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो सफलता है उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, ठीक है। अच्छी बात यह है कि आप अपने लंबे रास्ते को ही आसान कर लें। तो यहाँ पर क्लास 11 की ये 2 एनसीईआरटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव, ऑल्सो संविधान, राजनीति सिद्धांत। इसमें आपको धर्मनिरपेक्षता क्या है, इक्वालिटी क्या है, ठीक है, इक्वालिटी एंड इक्विटी में क्या फर्क है, ये सारी चीजें आपको समझाई गई हैं। एंड क्लास 12th में है समकालीन विश्व राजनीति, स्वतंत्र भारत में राजनीति, ठीक है। सो ये सारी बुक्स आपकी कौन सी हो गई, क्लास 6 से लेकर 12 तक की पॉलिटी की। अब ये सारी इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप नए हैं, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, तो आप यहाँ से शुरू कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। और साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि ये जो सारी एनसीईआरटीज है मैं बुनियाद बैच में आपको पढ़ाने वाली हूँ, प्लस नोट्स, प्लस फ्लो चार्ट, प्लस पीवाईक्यूज, प्लस मेंस क्वेश्चन एंड प्लस करंट अफेयर, प्लस रिवीजन, प्रैक्टिस टेस्ट, ये सारी चीजें उसमें होंगी, प्लस डाउट सेशन। तो ये आपको बैच यूट्यूब एंड एप्लीकेशन दोनों पर मिलेगा, बुनियाद बैच, इसके अलावा प्रहार बैच है, ठीक है। आप सभी के लिए प्रहार, पराक्रम जो बैचेस है आप उसकी इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन पर ले सकते हैं, साथ ही डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में डिटेल्स दी गई है। चलिए सो आगे देखते हैं। सो यहाँ पर ये हिंदी वाली एनसीईआरटीज हो गई, ठीक है। राजनीतिक, सामाजिक राजनीतिक जीवन भाग 1, 2, 3 एंड लोकतांत्रिक राजनीति, राजनीतिक सिद्धांत भारी, ये दोनों बुक्स जो है आपको स्किप नहीं करनी है, रदर देन आप बाकी बुक्स जो है वह भले ही स्किप कर दें। साथ ही आपको अच्छा एक और प्रश्न जो आपके मन में उठ सकता है कि मैम क्या केवल यही पढ़ ले या फिर यहां से भी शुरुआत करें। मैं आपको बता देती हूं कि कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं फ्रेंड्स जो कि आपके यहां पर है, 6, 7, 8 में है, वो आगे नहीं मिलते, आपको उससे अगले नेक्स्ट लेवल की बात मिलती है, लेकिन क्वेश्चंस जो है वह यहां से भी आते हैं, ठीक है। सो आपको बहुत ज्यादा समय तो लगता नहीं है, 6, 7, 8 की एनसीईआरटी के लिए समय दोगे तो 3 और 4 डेज अगर आपने शुरुआत की है, और जब शुरुआत में आप चीजें कर लेते हो फिर आपके आगे टाइम कम लगने लगता है, तो आपको 6, 7, 8 की जो एनसीईआरटीज है वह जरूर करनी है। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं, और यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाती हूँ कि आपको ये पता चले कि एनसीईआरटी में क्वेश्चंस कैसे और कहाँ से आते हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि क्लास 11 का कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो यहाँ पर आपका चैप्टर 6 है, पेज नंबर 127 है, और यहाँ पर देखो क्वेश्चन पूछा गया था सीएसई, आपका जो सिविल सर्विस एग्जाम है 2021 में, तो ये जो प्रश्न यूपीएससी ने पूछा था, प्रश्न संख्या छोड़ दो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉन्स्टिट्यूट्स द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी। ठीक है, अगर हम एक उदार लोकतंत्र की बात करें, सो एक उदार लोकतंत्र के लिए बेस्ट सेफगार्ड क्या हो सकता है। तो डेमोक्रेसी की जब डेफिनेशन हम सभी ने पढ़ी होती है, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, जनता का जनता के द्वारा, जनता पर शासन। लेकिन इसमें अगर हम उदार लोकतंत्र की बात करें कि ऐसे में नागरिकों के अधिकार की रक्षा कौन करेगा, या फिर ऐसी कोई एक जो शक्ति या फिर सत्ता है वह तानाशाह ना हो जाए, डिक्टेटरशिप ना हो जाए, हिपोक्रेट ना हो जाए, इसके लिए आवश्यक है कि हमारे पास कमिटेड जुडिशरी हो, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो, इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, या सेपरेशन ऑफ पावर हो। सो क्या आंसर होना चाहिए इसका? डेफिनेटली, है ना, कुछ बच्चों ने सोच लिया होगा सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, सो देखो सेपरेशन, कुछ बच्चों को लगता है कि कमिटेड जुडिशरी, ठीक है, प्रतिबद्ध न्यायपालिका होनी चाहिए, लेकिन इसका जो आंसर है कि अगर एक उदार लोकतंत्र है, वहां पे लोगों के अधिकारों की रक्षा करना, एग्जीक्यूटिव बॉडी, आपका लेजिस्लेटिव बॉडी, जुडिशरी बॉडी, सबके कार्य अलग अलग हो, सेपरेशन ऑफ पावर हो, ये एक उदार लोकतंत्र के लिए आवश्यक होता है। और इसके लिए एक दूसरे पर जो कंट्रोल है वह बना रहे, जुडिशरी का कंट्रोल जो है वह लेजिस्लेटिव एंड आपके जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उस पर बना रहे, तो ये एक उदार लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक होता है। सो ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये मैंने स्क्रीनशॉट रखा है, अगर आपको ये पढ़ने में नहीं आ रहा, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पीडीएफ में मिलेगा, देन वहां पर आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो पीडीएफ रखा है ये जस्ट आपको बताने के लिए है कि इस नंबर ऑफ पेज से, पेज नंबर 127 से सीधा था कि जब हम एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करेंगे बहुत जरूरी है। और यहाँ पर आर्टिकल 50 जो कि यह कहता है कि जो स्टेट है, राज्य है, उसको यह प्रयास करना चाहिए कि जुडिशरी जो है वह एग्जीक्यूटिव के प्रभाव से मुक्त हो, बहुत ज्यादा जो लेजिस्लेटिव है उसका हस्तक्षेप ना हो। ठीक है, सो यहां पर आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब फिर परेशान नहीं होना कि ये मैम छोटा है, ये स्क्रीनशॉट रखना जरूरी था ताकि आपको ये रिलायबल हो कि ये एनसीईआरटी का ही स्क्रीनशॉट है। ठीक है, अब देखो ये सीएसई 2021 का क्वेश्चन है एक, और यहां पर फ्रेंड्स 2021 में आपसे पूछा गया था
विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द टर्म स्टेट, राज्य को कौन ज्यादा परिभाषित करता है, बेस्ट डिफाइन क्या करता है, तो यहाँ पर 4 डेफिनेशन है, ठीक है, 4 डेफिनेशन है। और यहाँ पर आप देखेंगे क्लास 8, इसलिए आपको 6, 7, 8 पढ़ना है, क्लास 8 से क्वेश्चन था, ठीक है, चैप्टर 1 पेज 13, जिसमें कि बताया गया है कि स्टेट का मतलब यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है स्टेट का मतलब, कम्युनिटी ऑफ पर्संस परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डेफिनिट टेरिटरी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एंड पोसेसिंग एंड ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट, ठीक है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है यह स्टेट की डेफिनेशन होगी। सो देखो बेसिकली जो आपसे ऑप्शन नंबर ए है ये क्या कह रहा है कि व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करे और उसकी एक संगठित सरकार हो, ये टर्म होगा राज्य के लिए। सो बेसिकली फ्रेंड्स जब हम स्टेट की बात करते हैं, सो यहां पर देखो कि स्टेट का यूज जो है वह 3 तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज किया जाता है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट इसका जो यूज है कि जब हम कहते हैं कि जो आपका स्टेट वर्ड है ये कहां पर है, आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12 है ना। सो आर्टिकल 12 इसमें जो सरकारी तंत्र है, जो गवर्नमेंट का जो सारा जो तंत्र है उसको हमने यहां पर स्टेट कहा। देन सेकंड वन इज कि यहां पर हम सरकार किसे कह रहे हैं, सरकार का मतलब हो गया स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, प्रांतीय सरकार। तो स्टेट गवर्नमेंट में हम देखेंगे कि जैसे कि गवर्नर है, ठीक है, गवर्नर है, सीएम है, तो ये सब किस में आ रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट। दैट थर्ड हम बात करते हैं जो कि ज्यादा व्यापक एक क्राइटेरिया है कि राज्य शब्द का यूज किसी देश के लिए किया जा रहा है, जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, यूएस, ठीक है, यूएस, यूके, ये सारे हो गए। तो देश का मतलब क्या होगा, राज्य का मतलब एक देश के रूप में होगा, कंट्री के रूप में होगा। और यहां पर जब हम इंडिया की बात करेंगे, सो इंडिया क्या है, स्टेट है। अब देखो कि किसी भी राज्य की जो है वह यहाँ पर 4 एलिमेंट्स बताए गए हैं पॉलिटिकली। तो यहाँ पर 4 एलिमेंट्स क्या होंगे किसी एक कंट्री के, सबसे फर्स्ट आपको याद रखना है कि इसकी अपनी एक जनसंख्या होनी चाहिए, ठीक है, पॉपुलेशन, इसकी अपनी एक जनसंख्या होनी चाहिए जो कि एक निश्चित भूभाग में रहेगी। सो इसकी अपनी क्या होनी चाहिए, सेकंड टेरिटरी, ठीक है। एंड थर्ड देखो कि यहां पर एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, इसकी अपनी एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। और अब देखो जब तक देश स्वतंत्र नहीं था 1947, इसके पहले हमारे पास पॉपुलेशन भी थी, टेरिटरी भी थी, गवर्नमेंट भी थी, लेकिन क्यों नहीं हम इसको एक देश के या राज्य के रूप में परिभाषित कर सकते थे, बिकॉज ऑफ स्टेट का जो चौथा और सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है दैट इज संप्रभुता, सोवर्निटी, वो नहीं थी, ठीक है। तो यहां पर क्या 1947 के पहले तक चूंकि हम औपनिवेशिक देश थे, ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या नहीं था, जो चौथा तत्व होता है किसी स्टेट का, बिकॉज ऑफ 4 एलिमेंट होते हैं जिसके आधार पर हम किसी राज्य को, किसी जगह को राज्य कह सकते हैं। सो ये क्या है आपका संप्रभुता। सोवर्निटी, ठीक है, सोवर्निटी का मतलब क्या होता है, संप्रभु है हम अपने आंतरिक और बाहर निर्णय लेने में। सो यहां पर यही कहा गया कम्युनिटी ऑफ पर्संस, ठीक है, हो गया आपका फर्स्ट कि लोग होने चाहिए, परमानेंट ऑक्यूपाई डेफिनेट टेरिटरी, एक निश्चित भू क्षेत्र पर स्थायी रूप से रहते हो, इंडिपेंडेंट हो अपने एक्सटर्नल कंट्रोल को लेकर, किसी से कंट्रोल ना हो, एंड इनकी एक ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट हो। सो ये क्या हो गया स्टेट का डेफिनेशन, और ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन था। तो इसी तरह के सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसे हम विथ नोट्स विथ फ्लो चार्ट अपने बुनियाद बैच पे समझेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज द फॉर्म ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन। अस्पृश्यता का जो अंत है वह कहां पर शामिल किया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, या फिर राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार। कहां पर बात की गई है अस्पृश्यता के अंत की। सो आप सभी को पता होगा कि ये जो है बहुत 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 बेसिक क्वेश्चंस है, बट ये सारे आपको याद रखने हैं, सब आपकी ये एनसीईआरटी से कवर हो जाते हैं। सो यहाँ पर देखो कि जब हम फंडामेंटल राइट्स को पढ़ते हैं
ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को पनिशेबल जो ऑफेंस है, दंडनीय अपराध घोषित किया गया है कि आप कभी भी जाति के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, अस्पृश्यता का जो प्रैक्टिस है वह नहीं कर सकते, किसी को अनटचेबल नहीं बांध सकते। सो यहाँ पर देखो, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी नहीं होगा। स्वतंत्रता की जब हम बात करते हैं तो ये तो आपका 19 to 22 होगा, और आपको पता है कि आर्टिकल 17, तो 14 से लेके 18 तक समता के अधिकार की बात की जाती है। सो दैट इज द राइट आंसर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। ठीक है, सो इसका आंसर क्या होगा? अब देखो